ट्रेडिंग की दुनिया में एक कहावत मैंने हजारों बार सुनी है। कौन सी? अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो अपने इमोशंस को दरवाजे पर छोड़ कर आओ। मतलब बेसिकली एक रोबोट बन जाओ। हाँ, ये ट्रेडिंग पॉप साइकोलॉजी का शायद सबसे बड़ा मिथ है। और सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन भी है? मुझे तो नहीं लगता। भावनाओं से पूरी तरह आजादी सिर्फ एक ही हालत में मिलती है, जब आप जिंदा नहीं होते। मतलब ये सिर्फ मन पर काबू रखो जैसी सलाह से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हम इस मिथ को तोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजिकल जर्नी असल में होती कैसी है। हाँ, मतलब डर, लालच और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा खुशी, जी, ये सब परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करती है। राइट। और हमारा मकसद भावनाओं को दबाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है उन्हें समझकर मैनेज करना, ताकि पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचा जा सके, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की परतों को खोलता है। तो शुरू करते हैं एक ट्रेडर की इमोशनल जर्नी से। हाँ, सोर्स इस जर्नी को 3 स्टेजेस में बांटता है। हाँ। पहला स्टेज जाहिर है नोविस ट्रेडर का है। हाँ। तो ये कौन लोग हैं? इनके सामने सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज क्या होता है? तो ये वो स्टेज है जहाँ कोई नया ट्रेडिंग में आता है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है फियर ऑफ एंट्री, ट्रेड लेने का डर। हाँ, क्या ये सही टाइम है? कहीं मार्केट पलट तो नहीं जाएगा? और जैसे ही ट्रेड लेते हैं और मार्केट थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से बौखला जाते हैं। रैशनल डिसीजन मेकिंग खत्म। ठीक है, ये तो समझ आता है। हाँ। लेकिन इसके बाद का स्टेज क्या है? जो लोग कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर कहता है। ये वो लोग हैं जो स्ट्रेच ट्रेडर्स हैं। मतलब इन्हें ट्रेड करना आता है, ये थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा गवाते हैं, और महीने के आखिर में लगभग वहीं होते हैं जहाँ से शुरू किया था। एग्जैक्टली। इनकी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, ये एक ग्लास सीलिंग से टकरा रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, इमोशनली ये फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट के लूप में फंसे होते हैं। और तीसरा स्टेज है प्रोफेशनल रीडर का। मुझे लगा था कि यहाँ तक पहुंचकर तो इमोशनल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती होंगी। राइट, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। अच्छा। बल्कि प्रॉब्लम्स का जो रूप है वो बदल जाता है। इन्हें एंट्री या ट्रेड मैनेजमेंट से डर नहीं लगता। इनकी चुनौती 2 तरह की होती है। ओके। एक, डर की वजह से बहुत जल्दी मुनाफा लेकर निकल जाना, जिसे टेकिंग प्रीमेच्योर प्रॉफिट्स कहते हैं। हाँ। और दूसरी, जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, वो है यूफोरिया, यानी बहुत ज्यादा जीत की खुशी में बह जाना। ये तो बड़ा उल्टा लग रहा है। हम तो सोचते हैं कि जीतना और अच्छा महसूस करना ही तो गोल है। और सोर्स कह रहा है कि यही खतरनाक हो सकता है। कैसे? यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। सोर्स में द व्हेल का एक जबरदस्त उदाहरण है। एक ट्रेडर जिसने इसी यूफोरिया में, आप गेस कीजिए, कितना? $2 बिलियन का नुकसान कर दिया था। $2 बिलियन? ये कैसे मुमकिन है? मतलब अच्छा महसूस करने में दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है? एक्चुअली इसके पीछे का साइंस बहुत दिलचस्प है। जब कोई ट्रेडर लगातार बड़ी जीत हासिल करता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और डोपामीन का लेवल आसमान छूने लगता है। सोर्स एक स्टडी का हवाला देता है जिसमें ऐसे ट्रेडर्स को इमोशनली ड्रंक पाया गया। वो लिटरली नशे में थे। उनकी रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस की एबिलिटी खत्म हो चुकी थी। और इसी वजह से उस स्टडी में ट्रेडर्स ने कलेक्टिव $8 बिलियन का नुकसान किया। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स का ये सेंट्रल आइडिया कि ऑल थिंकिंग इज इमोशनल स्टेट डिपेंडेंट, ये सच है? 100%। यानी हम जो भी सोचते हैं वो हमारी उस पल की इमोशनल स्टेट पर निर्भर करता है। बिल्कुल। जब आप डरे हुए होते हैं तो दिमाग और ज्यादा कंफर्मेशन मांगता है। एक और इंडिकेटर देख लूं, न्यूज में भी चेक कर लूं। आप एक्शन लेने से बचते हैं। और जब आप गुस्से में होते हैं, मान लीजिए एक लॉस के बाद, तो दिमाग में क्रेजी थॉट्स आते हैं, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट ने मुझसे जो लिया है मैं आज ही वापस लेकर रहूंगा, और ये बर्बादी का सीधा रास्ता है। तो इन सब बातों का एक ट्रेडर के लिए प्रैक्टिकल मतलब क्या निकलता है? क्या गोल ये है कि हम न्यूट्रल रहें, कोई इमोशन फील ना करें? न्यूट्रल रहना भी मुमकिन नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं। गोल है सही इमोशनल कॉकटेल तैयार करना, एक ऐसा माइंड बनाना जो अनसर्टेनिटी को बिना बौखलाए मैनेज कर सके। और इसे समझने के लिए सोर्स में एक फॉर्मूला 1 कार की एनालॉजी दी गई है, जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो बहुत पावरफुल एनालॉजी है। तो ये F1 कार एनालॉजी क्या है? इसमें कार क्या है और ड्राइवर कौन है? तो देखिए, ट्रेडिंग के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका प्लेटफॉर्म, यानी आपका सॉफ्टवेयर या ब्रोकर। दूसरा आपकी मेथोडोलॉजी, यानी आपकी स्ट्रैटेजी, रूल्स, कब खरीदना है, कब बेचना है। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे जरूरी है आपकी साइकोलॉजी, आपकी बिलीफ्स। और F1 कार? इस एनालॉजी में आपकी मेथोडोलॉजी और प्लेटफॉर्म एक हाई टेक फॉर्मूला 1 कार की तरह है, एक्सट्रीमली पावरफुल, केपेबल ऑफ अमेजिंग परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन उस कार का ड्राइवर आपकी साइकोलॉजी है। अगर ड्राइवर अनट्रेन्ड है, डरा हुआ है
या ओवर कॉन्फिडेंट है तो वो दुनिया की सबसे अच्छी F1 कार को भी दीवार में मार देगा। ये एक जबरदस्त पॉइंट है। इसका मतलब है कि लोग अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने में सालों लगा देते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम ड्राइवर की सीट पर बैठी है। वाह। और इसीलिए सॉस कहता है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपकी मेथोडोलॉजी की इफेक्टिवनेस को नहीं माप रहा, वो आपकी बिलीव्स की इफेक्टिवनेस को माप रहा है। प्रिसाइसली आपकी साइकोलॉजी उस F1 कार को चला रही है। और ये बात सिमुलेशन और लाइव ट्रेडिंग के फर्क में साफ दिखती है ना? मैंने सुना है बहुत से लोग डेमो अकाउंट्स में बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है परफॉर्मेंस गिर जाती है। क्यों? क्योंकि डेमो अकाउंट में F1 कार चलाना आसान है, कोई रियल रिस्क नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट में असली पैसा लाइन पर होता है, ड्राइवर यानी आपकी साइकोलॉजी पैनिक करने लगती है। तो ये साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये परफॉर्मेंस के दौरान इमोशनल बिलीफ्स को मैनेज करने की प्रॉब्लम है। सॉस इसकी तुलना PGA टूर से करता है। अच्छा। टूर के सभी गोल्फर्स टेक्निकली बहुत स्किल्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही मनी प्लेयर्स होते हैं जो प्रेशर में टूर्नामेंट जीतते हैं। ये साइकोलॉजी का खेल है। ऑल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये साफ है कि साइकोलॉजी ही असली गेम चेंजर है। चलिए इन इमोशंस के विज्ञान में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोस कहता है कि इमोशंस कोई टची फीली चीज नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमोशंस हमारे दिमाग और शरीर में होने वाले रियल मेजरेबल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये एक्शन पोटेंशियल्स हैं जो हमारे परसेप्शन के आधार पर ट्रिगर होते हैं। ओके। और परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा स्ट्रेस असल में अच्छा होता है। यर्क्स-डॉडसन लॉ ग्राफ यही दिखाता है कि स्ट्रेस बढ़ने से परफॉर्मेंस एक पॉइंट तक बेहतर होती है। ऐसे स्वीट स्पॉट कहते हैं। हाँ, लेकिन उस पॉइंट के बाद परफॉर्मेंस तेजी से गिरने लगती है। तो ट्रेडिंग में ये स्वीट स्पॉट क्या है और ट्रेडर्स इससे बाहर कैसे निकल जाते हैं? ट्रेडिंग में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अक्सर दो एक्सट्रीम मोड्स में चला जाता है। एक है फाइट फ्लाइट, जिसमें गुस्सा, चिंता और पैनिक हावी होती है। यहाँ आप इम्पल्सिवली ट्रेड करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा है रेस्ट डाइजेस्ट, जिसमें आप इतने शांत या डरे हुए होते हैं कि मार्केट में क्लियर अपॉर्चुनिटी दिखने पर भी ट्रेड नहीं ले पाते। दोनों ही ट्रेडिंग के लिए खराब है। तो हमारा लक्ष्य इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में रहना है। हाँ, लक्ष्य है एक ऐसी स्टेट पाना जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलर्ट हो, फोकस्ड हो, पेशेंट हो, लेकिन शरीर में जरूरत से ज्यादा तनाव या बेचैनी न हो। जहां आप मार्केट को साफ साफ देख सकें बिना इमोशनल फिल्टर के। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है जिसका जिक्र सोच करता है, हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग। हाँ, कि हमारा इमोशनल ब्रेन अनसर्टेनिटी और फेयर में फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल। हमारा इमोशनल ब्रेन, जिसे हम जानवरों के साथ शेयर करते हैं, वो लाखों साल में इवॉल्व हुआ है। ये हमें अफ्रीकन सवाना में शेर से बचाने के लिए बना था। अच्छा। वहाँ अगर आपको किसी झाड़ी के पीछे से आवाज आती है तो कंफ्यूजन का मतलब होता था खतरा, भागो। और ट्रेडिंग में? मॉडर्न ट्रेडिंग क्वांटम मैकेनिक्स की तरह है। यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है, ये पूरी तरह प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। यहाँ कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी खेल का हिस्सा है, खतरा नहीं। लेकिन हमारा प्रिमिटिव ब्रेन इसे नहीं समझता। नहीं, जैसे ही मार्केट हमारी उम्मीद के खिलाफ जाता है और हमें कंफ्यूजन होता है, ब्रेन उसे खतरे की तरह रजिस्टर करता है और फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। तो क्या हम इस वायरिंग को बदल सकते हैं? क्या हम कंफ्यूजन को डर से अलग करना सीख सकते हैं? काम है। लक्ष्य कंफ्यूजन को एक बायोलॉजिकल थ्रेट की तरह देखने के बजाय उसे एक साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट की तरह देखना है। ये सिग्नल है कि यहाँ कुछ सीखने को है। ये सिग्नल नहीं है कि भागो, तुम्हारी जान खतरे में है। और ये डिस्कम्फर्ट अक्सर हमारे अंदरूनी विश्वास, हमारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से आता है। बिल्कुल। सोर्स में 4 ऐसे कोर बिलीफ बताए गए हैं जो ट्रेडर्स को रोकते हैं। जी। पहला है इनएडिक्वेसी, यानी अयोग्यता की भावना। ये वो अंदर की आवाज है जो लगातार कहती है तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हर लॉस इस बिलीफ को और मजबूत करता है। दूसरा बिलीफ है मैटरिंग, यानी महत्व। इसका कनेक्शन सेल्फ वर्थ से है। अगर मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तो मैं कोई बन जाऊंगा, लोग मुझे महत्व देंगे। यहाँ पैसा ट्रेडिंग स्किल का स्कोर कार्ड नहीं, बल्कि सेल्फ वर्थ का वैलिडेशन बन जाता है। बिल्कुल। तीसरा बिलीफ वर्दीनेस, यानी पात्रता, मुझे बहुत गहरा लगा। सोर्स में एक 6 फिगर ट्रेडर का उदाहरण है जो 10 साल तक, हाँ, वो 7 फिगर मार्क के पास पहुँचता था और सब कुछ गवाकर वापस नीचे आ जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर वो खुद को उस लेवल की सफलता के लायक ही नहीं समझता था। ये कॉन्शियस सोच नहीं है, ये बहुत गहरा बिलीफ है जो शायद बचपन के अनुभवों से बना हो। तो वो सेल्फ सैबोटाज करता था। हाँ, जैसे ही वो बड़ी सफलता के करीब पहुंचता, उसका सबकॉन्शियस माइंड सेल्फ सैबोटाज करने लगता, रूल्स तोड़ना, ओवर ट्रेड करना, ताकि वो वापस अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाए। ये तो डरावना है। और चौथा बिलीफ है पावरलेसनेस, यानी लाचारी।
ये तब होता है जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है और आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है। आप मार्केट के सामने खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं। और इस भावना से बचने के लिए आप डर कर जल्दी से ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, भले ही आपका एनालिसिस सही था और वो ट्रेड बाद में प्रॉफिटेबल हो जाता। ये चारों बिलीव्स, अयोग्यता, महत्व, पात्रता और लाचारी, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। जैसे इनएडिक्वेसी, मैं अच्छा नहीं हूँ का बिलीफ आपको पावरलेस फील करा सकता है। हर ट्रेडर में इनका मिक्स अलग होता है और सोर्स कहता है कि इन सभी बिलीव्स का आईना एक ही है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट। वो आपका सबसे क्रूअल लेकिन सबसे सच्चा दोस्त है, जो इन सभी बिलीव्स को बिना किसी फिल्टर के आपके सामने रख देता है। हाँ, तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या हम अपने दिमाग को, इन बिलीव्स को रीबिल्ड कर सकते हैं? और अच्छी खबर यही है, सोर्स साफ कहता है कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस यानी IQ ज्यादातर फिक्स्ड होता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ को डेवलप किया जा सकता है। ये मसल्स की तरह है। बिल्कुल, जिसे ट्रेन किया जा सकता है। ये स्किल्स हैं जिन्हें सीखा जा सकता है। तो पहला स्किल क्या है जिसे एक ट्रेडर को सीखना चाहिए? पहला और सबसे फंडामेंटल स्किल है इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब है किसी इमोशन के उठने पर उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना, उसे खुद को हाईजैक करने से रोकना। और ये कैसे करते हैं? सोर्स कहता है कि हर इमोशन का एक ब्रीदिंग सिग्नेचर और एक टेंशन सिग्नेचर होता है। ब्रीदिंग सिग्नेचर, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल, जब आपको डर लगता है या पैनिक होता है तो आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, चेस्ट से आती हैं। ये डर का ब्रीदिंग सिग्नेचर है। ओके। ये सांस लेने का तरीका दिमाग को सिग्नल भेजता है कि खतरा असली है, जिससे डर और बढ़ता है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है इस पैटर्न को कॉन्शियसली तोड़ना। कैसे? जैसे ही आप ये पैटर्न नोटिस करें, आप जानबूझकर डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग यानी गहरी, धीमी, पेट से सांस लेना शुरू कर दें। इससे आप उस इमोशन को फ्यूल देना बंद कर देते हैं, उसका कनेक्शन काट देते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग से हम इमोशन की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, लेकिन वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ तो दिमाग में अब भी है। हाँ, जिसने उस इमोशन को ट्रिगर किया था। उससे कैसे डील करें? क्या यहाँ माइंडफुलनेस का रोल आता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इमोशनल रेगुलेशन फर्स्ट एड की तरह है। असली काम के लिए दूसरा स्किल आता है, माइंडफुलनेस, जिसे सोर्स कहता है द ऑब्जर्वर को जगाना। हाँ, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोर्स कहता है आप और आपके विचार एक नहीं है। हमारा दिमाग, हमारे अनुभव, हमारी यादें, ये सेल्फ का सिर्फ एक पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपका परमानेंट वर्जन नहीं है। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लग रहा है। इसका ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि माइंडफुलनेस आपको अपने दिमाग के अंदर चल रहे ड्रामा का एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनाती है। मतलब आप अपने विचारों और बिलीफ्स को देख पाते हैं बिना उनसे जुड़े। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि अरे ये मेरा इनएडिक्वेसी वाला बिलीफ बोल रहा है या ये पावरलेसनेस की फीलिंग है। जब आप उसे देख पाते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। आप उस विचार और अपने एक्शन के बीच में एक स्पेस क्रिएट करते हैं। इसी से जुड़ा तीसरा स्किल है अपनी अंदरूनी बातचीत, अपने इंटरनल डायलॉग को समझना। हाँ, सॉस इसे अब कम्युनिटी ऑफ राइवल प्रोग्राम्स कहता है। इसमें कई आवाजें हैं लेकिन दो सबसे डिस्ट्रक्टिव हैं। एक है द इनर क्रिटिक, आपका अंदरूनी आलोचक। ये दिमाग का प्रोसिक्यूटिंग अटर्नी है जो आपको हर गलती के लिए जज करता है, आपको नीचा दिखाता है। और दूसरा है द ऑफन। द ऑफन, ये क्या है? द ऑफन वो हिस्सा है जो डर, गुस्सा या ग्रैंडियोसिटी जैसी इंटेंस भावनाएं महसूस करता है। ये सीधा अमिगडाला, हमारे प्रिमिटिव ब्रेन के फियर सेंटर से जुड़ा है। तो यही वो हिस्सा है जो पैनिक में आपसे ट्रेड क्लोज कराता है, या रिवेंज ट्रेड कराता है, या यूफोरिया में आपको ओवर लेवरेज करा देता है। द इनर क्रिटिक और द ऑर्फन मिलकर एक टॉक्सिक पार्टनरशिप बनाते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। तो क्या हमारे अंदर सिर्फ ये क्रिटिक और ऑर्फन ही है या कुछ पॉजिटिव हिस्से भी हैं? बिल्कुल है। और यही चौथा और सबसे पावरफुल स्किल आता है, अपने एम्पावर्ड सेल्फ को विकसित करना। अच्छा, सोर्स कहता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन, जिसे रूलर आर्किटाइप कहा गया है, करेज यानी वॉरियर, सेल्फ कंपैशन और इम्पार्शियलिटी यानी सेज जैसे पावरफुल आर्किटाइप्स भी मौजूद हैं। ये सब लेटेंट इमोशनल प्रोग्राम्स हैं जिन्हें हम एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे अंदर पोटेंशियल के रूप में मौजूद है। काम है इन्हें कॉन्शियसली चुनना और मजबूत करना। सोर्स में जॉर्ज वॉशिंगटन का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वैली फौज में जब उनकी आर्मी भूखी प्यासी हार के कगार पर थी, तब भी उन्होंने डिसिप्लिन और ऑर्डर बनाए रखा। ये रूलर आर्किटाइप का प्रतीक है,
केओस और प्रेशर में डिसिप्लिन बनाए रखना। तो जब आप डर के बावजूद अपना ट्रेड प्लान फॉलो करते हैं तो आप अपने अंदर के वॉरियर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो गोल ये है कि हम अपने दिमाग के अंदर क्रिटिक और ऑर्फन की आवाज को कम करें और रूलर, वॉरियर और सेज की आवाज को एम्पलीफाई करें। एग्जैक्टली। गोल एक नया दिमाग बनाना है, एक ऐसा दिमाग जो सर्टेनिटी पर नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर चलता है, जो अनसर्टेनिटी को खतरे की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता इमोशंस को खत्म करना नहीं है, नहीं, बल्कि उन्हें रेगुलेट करना, उनके सोर्स यानी हमारे बिलीफ्स को समझना और कॉन्शियसली एक ऐसा माइंड बनाना है जो प्रेशर में परफॉर्म कर सके। और ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ट्रेडिंग में आप आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस इन द मोमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी ट्रेड लेते और मैनेज करते समय आपका परफॉर्मेंस कैसा है। महान ट्रेडर्स इसी पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। वे जानते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी गेम है, उनका काम है अपने प्लान को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना बार बार। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्स में एक बहुत गहरी बात कही गई है, लाइफ इज स्ट्रगल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। जिंदगी में मुश्किलें और चैलेंजेस तो आएंगे ही, ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे ही, ये स्ट्रगल है, लेकिन उन लॉसेस की वजह से दुखी होना, सफर करना, ये एक चॉइस है। और ये बात सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं बल्कि हाई प्रेशर परफॉर्मेंस वाली किसी भी सिचुएशन पर लागू होती है। सवाल ये कि क्या हम अपने हिस्टोरिकल माइंड के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वो दिमाग जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने बनाया है, या फिर हम एक इंटेंशनल माइंड बना रहे हैं, वो दिमाग जिसे हम बनाना चुनते हैं। चॉइस हमेशा हमारे